आवाज आ रही है ना? हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक तिवारी सर 111 में। आज हमारी चर्चा का विषय फिर से उत्तराखंड के एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के, उसकी आज 7वीं जो वीडियो है मैं आप लोगों को प्रेषित कर रहा हूँ। और लगातार आप लोग इसे अच्छे से मैनेज करके देख रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे। और जो इसमें क्वेश्चंस आपको दिक्कत कर रहे होंगे या बहुविकल्पी जिनके नहीं आ रहे होंगे आपको, आप उसे कॉपी में राइट डाउन करके उसे याद करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों के साथ फिर से आज उत्तराखंड में चीज़ें समझा रहा हूँ, उसको एक बार आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन आज की शुरुआत का यह है कि लोक संस्कृत संग्रहालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लोक संस्कृत संग्रहालय जो है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? इसमें ऑप्शन है नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। तो इसका सही जवाब जो इसमें बनेगा वो आएगा नैनीताल। तो लोक संस्कृत संग्रहालय जो है आपका नैनीताल में स्थित है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका कुछ विशेष है तो वो देखते हैं। लोक संस्कृत संग्रहालय नैनीताल के पास जो भीमताल जगह पड़ती है वहां स्थित है। इसे लोकप्रिय रूप से लोक संस्कृत संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इस निजी संग्रहालय की स्थापना डॉक्टर यशोधर मठपाल ने की थी, 1983 में की थी। और इसमें बहुमूल्य कलाकृतियों और पुरानी जो तस्वीरें हैं उनका खजाना है। कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके साथ रखी गई हैं, जैसे जिम कार्बेट संग्रहालय जो है रुद्रप्रयाग में है, दरबान सिंह संग्रहालय पौड़ी गढ़वाल में है, वन अनुसंधान संस्थान आपका संस्थान संग्रहालय जो है टिहरी गढ़वाल में। तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। और प्रश्न की थीम थी कि लोक संस्कृति संग्रहालय किस जिले में है, तो नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में भी कहाँ है, तो भीमताल में है। और इसकी स्थापना डॉक्टर यशोधर मठपाल के द्वारा 1983 में की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुक्सा जनजाति किस मानव जाति से संबंधित है? तो बुक्सा जनजाति का संबंध किस मानव जाति से है? मोंगलोइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स, द्रविड़ और नेग्रिटोस। तो इसका आंसर आएगा आपका मोगोलोइड्स जो जनजाति है, मानव जनजाति से संबंधित है। बुक्सा जनजाति उत्तर भारतीय क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति क्षेत्र के अंतर्गत जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, उप हिमालयी उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र आते हैं। वे लाहुल, लेपचा, भोटिया, थारू, बक्सा, जौनसारी, खंपा, बोक्सा, गुज्जर और कनौत हैं। इन सभी में मंगोलाइड्स नस्लीय समूह की विशेषताएं पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की जनजाति की प्रमुख विशेषताएं समस्याएं हैं दुर्गमता, संचार की कमी, गरीबी, अशिक्षा और भूमि पर कब्जा। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इन जनजातियों को मुख्यधारा से जोड़ने के साथ साथ इनको भी आपका जो संवैधानिक इकाई के तौर पर जो भारतीय पृष्ठभूमि की संरचना में मौलिक आपका अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं, जिनके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, उन सब चीज़ों को इनके लिए भी मुहैया हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक इकाई के अंतर्गत वो संचालित की गई हैं, जिसके कारण से ये लोग भी मुख्यधारा से जुड़े। अगला क्वेश्चन बनता है केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केदारनाथ मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आदि शंकराचार्य के द्वारा, श्री रामानुज के द्वारा, नामदेव के द्वारा और वल्लभाचार्य। तो केदारनाथ मंदिर इसका सही जवाब आएगा आचार्य केदारनाथ, आचार्य आपका शंकराचार्य जी के द्वारा बनाया गया। केदारनाथ मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, यह आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह हमारे उत्तराखंड में है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। कई बार पूछता है कि उत्तराखंड में कितने ज्योतिर्लिंग है, तो आप बोलोगे एक ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के प्रसिद्ध चार धाम यात्रा का एक अभिन्न अंग है। यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ, ठीक है ना, बद्रीनाथ, चार धाम। भगवान आदि शंकराचार्य को आदर्श सन्यासी माना जाता है और उनका जन्म केरल के कलाड़ी में हुआ था। अगला पॉइंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात होता है सेक्स रेशियो। 1000 की आपका जो महिला पुरुष संख्या है उस पर महिलाओं की संख्या कितनी है, और ये पर्टिकुलर उत्तराखंड की पूछ रहा है हमसे। तो इसका सही जवाब आएगा 963, 943, 929, 909, 963 आएगा इसका सही जवाब।
तो ये भी आप लोग क्लियरिटी में रखेंगे। उत्तराखंड जनगणना 2011 के अनुसार महिला से पुरुष का लिंग अनुपात 963 है। 2011 की जनगणना के विवरण के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या 1.01 करोड़ है, जो 2001 की जनगणना में 84.89 लाख करोड़ से बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या आपका 1,86,292 है, जिसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः आपका 5137, 773 के करीब हैं और महिलाएं जो है 4948519। तो आप लोग इसको डिजिट के तौर पर ध्यान में रखें। इस दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 18.81% थी, जबकि पिछले दशक में 19.20 है। उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 में भारत का 0.83% है। उत्तराखंड की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 82.89 घरों के मालिक हैं, जबकि 12.39% किराए पर थे। उत्तराखंड में कुल इतने जोड़े एकल परिवार में रहते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत डाटा इसके अंतर्गत ध्यान में रखना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। आगे कंसंट्रेट करते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में विकसित होने जा रहा है? हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है भारत के किस क्षेत्र में लागू होने जा रहा है? असम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र के रूप में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के में उत्तरकाशी है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र है, तो प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी वन प्रभाग में खोला जाएगा। उत्तराखंड राज्य के वन विभाग उत्तरकाशी जिले में हिम तेंदुओं के लिए भारत का एक पहला वार्तालाप केंद्र खोलेगा। केंद्र उत्तरकाशी वन प्रभाग के भैरव घाटी क्षेत्र में लंका में आएगा। यह केंद्र कीमती प्रजातियों के संरक्षण में मदद करेगा। उत्तराखंड में लगभग 86 हिम तेंदुए हैं। राज्य के वन विभाग ने कैमरा ट्रैप की मदद से हिम तेंदुओं की आकलन प्रक्रिया शुरू की है। संरक्षण केंद्र उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के साथ अपनी 6 साल की लंबी परियोजना सिक्योर हिमालय के हिस्से के रूप में बनाया जाएगा। परियोजना का उद्देश्य आजीविका प्राप्त करना, संरक्षण, स्थायी उपयोग और उच्च श्रेणी के हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली है। यह प्रोजेक्ट 2017 में शुरू किया गया था। तो आपको बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ है? तो भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है वो आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। उत्तराखंड में बन रहा है, उत्तरकाशी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कर रहा है? तो इसका आंसर उधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है, देहरादून है और आपका रुद्रप्रयाग। तो मैं पहले भी इस क्वेश्चन को समझा चुका हूं, तो इसका आंसर आएगा उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ की बेल्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा लगती है। तो उधम सिंह नगर इसका सही जवाब आएगा। उत्तराखंड में कितने मेगा खाद्य उद्यान है? उत्तराखंड में कितने मेगा खाद्य उद्यान है? तो इसका आंसर आएगा 2। उत्तराखंड में 2 आपका मेगा खाद्य उद्यान है। 2 मेगा खाद्य उद्यानों के बारे में यह बता रहा है कि पतंजलि खाद्य और हर्बल उद्यान हरिद्वार उत्तराखंड, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखें। दूसरा है हिमालयन मेगा खाद्य उद्यान उधम सिंह नगर उत्तराखंड। तो पतंजलि खाद्य और हर्बल उद्यान हरिद्वार उत्तराखंड में है और हिमालयन मेगा खाद्य उद्यान उधम सिंह नगर उत्तराखंड में। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी किस नदी के किनारे बनी है? तो दून घाटी किस नदी के किनारे है? सरयू और यमुना, कोसी और सरयू, सरयू और गंगा, गंगा और यमुना। तो इसका सही जवाब होगा कि दून घाटी किस नदी के किनारे है? तो गंगा और यमुना, इसका सही जवाब बनेगा डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी हिमालय की 2 आंतरिक श्रेणियों बाहरी हिमालय, शिवालिक पहाड़ी और लेसर हिमालय के बीच स्थित है, जिसे स्थानीय रूप से मसूरी श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। यह पहाड़ों के चारों ओर से घिरा हुआ, जिसके पश्चिम में कलसी से लेकर उत्तर में मुनि की रेती तक, पूर्व में मसूरी के साथ एक अर्धवृत्ताकार चाप है और पूर्व में हरिद्वार के पश्चिम में पाउंटा साहिब से दक्षिण में एक दक्षिणी सीमा चल रही है। घाटी यमुना और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक जल क्षेत्र में भी बनती है। वास्तव में यमुना और गंगा एक दूसरे के सबसे करीब हैं, क्योंकि वे दून घाटी से गुजरती हैं। यमुना पश्चिमी सीमा बनाती है और गंगा पूरब में। दून घाटी के अभ्यारण्य में 2 अलग अलग उप कैचमेंट शामिल हैं। एक का निर्माण जल निकासी द्रोणी द्वारा ऋषिकेश के थोड़ा दक्षिण में गंगा में, और दूसरा जल निकासी द्रोणी द्वारा रामपुर महदी देहरादून जिले के बाहर के पास यमुना में करने से होता है। यह पश्चिम से पूरब की ओर 75 किलोमीटर लंबा है। तो आप इस इंपोर्टेंट फैक्ट पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इसे एक बार रीडिंग कर लेंगे और प्रश्न की तहरीर को समझते हुए उसका बहुविकल्पी प्रश्न के उत्तर को बनाएंगे।
निम्नलिखित में से किस स्थान को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? देहरादून, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल। आपको मालूम ही है पहाड़ों की रानी जो है वो मसूरी कहलाएगी। पहाड़ों की रानी क्या कहलाएगी? मसूरी कहलाएगी। और मसूरी जो है वो आपका देहरादून जिले के अंतर्गत शामिल है। मसूरी भारतीय राज्य उत्तराखंड के देहरादून जिले में एक पहाड़ी इलाका और एक नागरिक नगरपालिका बोर्ड है। हिल स्टेशन गढ़वाल हिमालय श्रृंखला की तलहटी में है। मसूरी को लोकप्रिय रूप से द क्वीन ऑफ द हिल्स के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? मुकुट पर्वत, चैंट कांगड़ी, नयगी कसांग और कांगटो। कौन सी चोटी और पर्वत उत्तराखंड में स्थित है? सारे नाम इसमें आपको एक अलग शैली के दिखाई दे रहे हैं और इसका सही आंसर आएगा मुकुट पर्वत। तो मुकुट पर्वत जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। मुकुट पर्वत भारत चीन सीमा पर कामेट के उत्तर पश्चिम और अभी गमीन पहाड़ों पर स्थित है। पर्वत उत्तराखंड भारत और तिब्बत चीन की सीमा पर स्थित है। मुकुट पर्वत उत्तराखंड भारत में एक पर्वत है और पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित 20वीं सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी इस श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत है। आप सब जानते हो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। मुकुट पर्वत दुनिया की 96वीं सबसे ऊंची चोटी है। दो शिखर है, पहला एक 7,242 मीटर है और दूसरा जो है 7,130 मीटर है। यह कामेट जस्कर श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट भी आप क्लियर रखेंगे। अगला प्रश्न है विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी किस नदी से मिलती है? मंदाकिनी नदी, पिंडर नदी, धौली गंगा नदी और नंदाकिनी नदी। तो इसका सही जवाब होगा विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी आपका किस नदी से मिलती है? तो आप कहेंगे धौली गंगा नदी। इसका सही जवाब होगा। धौली गंगा को धौली नदी भी कहा जाता है जो पवित्र गंगा नदी के 6 स्रोत धाराओं में से एक है भाई। पहला पॉइंट। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में धौली गंगा देवदमन हिमानी से निकलती है और विष्णुप्रयाग में समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 94 किलोमीटर है। धौली गंगा उत्तराखंड के चमोली जिले में नीति दर्रे और इतने मीटर 5.070 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह नदी जोशीमठ धौली गंगा से लगभग 25 किलोमीटर दूर रेनी में ऋषि गंगा नदी से जुड़ती है और उत्तराखंड में जोशीमठ पर्वत के आधार पर विष्णुप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। जो अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध है वो धौली गंगा के किनारे भी स्थित है। गढ़वाल में धौली गंगा नदी के तट पर स्थित शहर सेगरी, सूरज, आपका थोता, लता खरक, लता और रैनी हैं। धौली गंगा पर स्थापित की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाएं चमोली जिले में लता तपोवन, आपका चमोली जिले में मालेरी झेलम और चमोली में झेलम नाथमाक हैं। तो इसमें कुछ उस फैक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के स्वरूप को रखने का काम किया गया है। तो आप इसे रीडिंग मार करके पढ़ लेना। अगला पॉइंट आता है कि कुमाऊं परिषद के चौथे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी, हरगोविंद पंत, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी और तारादत्त गौरेला। तो इसका सही आंसर आएगा हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत इसका सही जवाब होगा और आप लोग इसको अच्छे से मेंटेन करें। किस राज्य में 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करते हुए एक अनूठी विवरण जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरल, तमिलनाडु, असम और उत्तराखंड। तो सीधी सी बात है, इसका सही जवाब होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है 1100 से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से उत्तराखंड 1100 अधिक से अधिक दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली एक अनूठी विवरण जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। अश्वगंधा, गिलोय, कालमेघ और चित्रक जैसी जड़ी बूटियां जो स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक हैं, जो वर्तमान में कोरोना वायरस का संभावित इलाज खोजने के लिए वैज्ञानिकों के शोध का हिस्सा है। व्हिसल ब्लोअर वन सेवा अधिकारी संजीव चतुर्वेदी द्वारा निष्पादित इस संरक्षण में शामिल है। प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की रेड लिस्ट के तहत और राज्य जैव विविधता बोर्ड की लाल सूची के तहत उत्तराखंड में लगभग 1145 पौधों की प्रजातियों का संरक्षण किया गया है, जिनमें 88 प्रजातियां स्थानिक हैं और राज्य वन विभाग के अनुसंधान विंग द्वारा इस परियोजना का संचालन किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी पहल है। आप सब जानते हो कोरोना वायरस के पीरियड के टाइम पर इन दवाइयों ने एक अपनी महती भूमिका निभाई और कहीं ना कहीं शरीर में रोधक प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा करके इस वायरस से लड़ने का काम किया था, जो एक पैनेडेमिक के रूप में फैली हुई बीमारी थी कोरोना वायरस। अगला पॉइंट आपसे बोल रहा है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधे अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया। देहरादून में है, पिथौरागढ़ में है, बागेश्वर में है और नैनीताल में। तो इसका सही जवाब आएगा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ये बागेश्वर में आएगा। बागेश्वर इसका सही जवाब होगा। इसमें पॉइंट कह रहा है कि पश्चिमी हिमालय की गोद में स्थित CIMPAP का सबसे युवा केंद्र आपका 1995 में स्थापित किया गया। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कत्यूर घाटी में आपका स्थित है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे।
निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व आपका प्रति व्यक्ति किलोमीटर के हिसाब से पाया गया? तो सीधी सी बात है, यह स्थान उत्तर आपका जो हिमालय का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पाया जाएगा। रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो इसका सही जवाब होगा उत्तरकाशी का क्षेत्र। तो उत्तरकाशी का क्षेत्रफल में जन घनत्व जो है वो प्रति व्यक्ति किलोमीटर जो है काफी कम देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में? तो आप लोग जानते ही हैं कि गंगोत्री चार धामों में से एक स्थान है और इसका सही आंसर आएगा उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी में यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला, इसी में पॉइंट को इंपोर्टेंट फैक्ट के पॉइंट्स के रूप में इंडिकेट किया है कि इसकी स्थापना 1989 में हुई है। उत्तरकाशी जिले में 1553 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भागीरथी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र स्थित है। 1800 से 7083 मीटर की ऊंचाई से शुरू होने वाली विविधता में प्राकृतिक रूप से शंकुधारी वन, मैदानी और ग्लेशियर हैं। गंगोत्री ग्लेशियर गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर स्थित है। विभिन्न दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे उद्यान में बोरल या नीली भेड़, काले भालू, भूरे भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन स्ट्रोकाक, हिमालयन थार, कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क में आमतौर पर पाए जाने वाले पक्षी और जानवर हैं बुलबुल, कबूतर, हिमालयन बारबेट, इबेक्स, पैराकेट, पार्टीडेज, तीतर, कबूतर, सीरो, थार और टाइगर। ये सब इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड में मानसून या वर्षा ऋतु को स्थानीय रूप में क्या कहते हैं? इसमें चौमास हो गया, दून हो गया, रोरी और आपका हृदयुंद, इस तरह के नामों को इंडिकेट किया है। तो मानसून या वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में चौमास कहते हैं। चौमास का महीना लग गया कहते हैं, ये वर्षा ऋतु को इंडिकेट करेगा। उत्तराखंड में मानसून या बारिश का मौसम चौमास या बसकल कहा जाता है। तो आप ध्यान में रखना, चौमास शब्द भी और बसकल शब्द भी, जो जून में अंतिम सप्ताह से शुरू होकर के सितंबर के अंत तक जारी रहता है। वर्षा का अधिकांश भाग जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक प्राप्त होता है। सितंबर और अक्टूबर के मध्य में आमतौर पर आसमान साफ रहता है और गढ़वाल हिमालय में सर्दियों के मौसम को स्थानीय रूप से हृयुंद के रूप में जाना जाता है, जो दिसंबर से फरवरी तक रहता है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी भाई? 1914, 1912, 1918, 1916। तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है, कई बार आ चुका है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना जो हुई थी 1916 में हुई थी, इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत इंडिकेट किया है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 को नैनीताल में हुई। यह परिषद सरकार के उपेक्षापूर्ण नीति और राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारण स्थापित की गई। कुमाऊं परिषद के सदस्यों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जैसे लक्ष्मी दत्त आपका शास्त्री, बद्री दत्त पांडे, इंद्रलाल साहब, हरगोविंद पंत, आपका प्रेम वल्लभ पांडे, मोहन जोशी जैसे व्यक्तित्व के लोग इसमें शामिल थे। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान में रखना है कि कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 ईस्वी को नैनीताल में हुई थी। अगला पॉइंट है, महोत्सव उत्तराखंड में के उत्तरकाशी जिले में उस भूमि के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है जो मवेशियों से दूध की अच्छी उपज और उनकी सुरक्षा में मदद करते हैं। घी संक्रांति हो गया, आपका खड़ी होली हो गया, कांगडाली हो गया, और आपका एक पॉइंट है अंडूरी उत्सव। तो इसका सही जवाब आएगा अंडूरी उत्सव, ठीक है ना? अंडूरी उत्सव इसका सही जवाब जाएगा। इसमें अंधूरी अंधूरी उत्सव है, ये शब्द जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, अंधूरी उत्सव। अंधूरी उत्सव जो है इसके बारे में डिटेल कह रहा है कि अंधूरी उत्सव को बटर फेस्टिवल या बटर होली के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता है कि बटर होली एक ऐसा त्योहार जिसमें स्थानीय निवासी एक दूसरे पर दूध, मक्खन, छाछ और छाछ लगाते हैं। बुजुर्ग से लेकर के युवा तक कोई भी अंधूरी के प्राचीन सफेद रंग में सराबोर होने का मौका नहीं छोड़ता है। मक्खन उत्सव, जिसे माखन होली के नाम से भी जाना जाता है, भादो संक्रांति पर आयोजित किया जाता है, जो हर साल 16 से 18 अगस्त के बीच होता है। आपका जुलूस लगभग 500 ग्रामीणों के साथ शुरू होता है, जो दयारा के घास के मैदान में मक्खन और दूध के साथ सफेद होली के लिए चढ़ाई करते हैं। स्थानीय लोग ढोल, दमाऊ, एक पहाड़ी वाद्य यंत्र की थाप पर गाते हुए, नाचते हुए बुग्याल माता या घास की देवी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तो यह जो है आपका अंधूरी उत्सव किया जाता है और इसके द्वारा भगवान का धन्यवाद किया जाता है। भूमि से उत्पन्न होने वाली जो हरी हरी घास की जो आपका कोपिलाएं हैं वो विकसित होती हैं और उसके बाद वो पशु जो है उसका चारण करते हैं। और यही कारण है कि हिमालय की गद्दी जनजाति के लोग भी इस क्षेत्र में आकर के खरक बना करके रहते हैं और यहाँ पर पशुपालन करते हैं, और साथ ही साथ में वह अपने मवेशियों के साथ रह करके आपका दूध, दही, मक्खन इसके आपका जैविक
पदार्थों के रूप में इनको विकसित करने का भी काम करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी आप अच्छे से क्लियर रखें कि उत्तराखंड में आपका उत्तरकाशी क्षेत्र में अधूरी उत्सव एक प्रकार से बटर होली के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है। रुड़की, देहरादून, नैनीताल और मुक्तेश्वर। तो इसका सही जवाब आएगा नैनीताल आएगा। इसका सही जवाब आएगा नैनीताल। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस का एक संक्षिप्त नाम है। अग्रणी अनुसंधान संस्थानों में से एक है जो अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी और वायुमंडलीय विज्ञान में विशेषज्ञता रखता है। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरीज नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। तो अभी मैंने आप लोगों से 20 क्वेश्चन फिर से एमसीक्यू के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से चर्चा करी। धीरे धीरे यह कड़ी आगे को बढ़ते जाएगी। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जो स्वरूप है वो आपके साथ मैं लेकर के लगातार चलता रहूंगा। आप लोग इसे अच्छे से रिपीट करें, बार बार अपनी जो पढ़ी हुई शैली है उसको चेक करें, रिपीट पॉइंट में रखें और साथ ही साथ में अपने साथी और सहपाठियों से भी इस चैनल के बारे में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, जिससे और कमेंट्स भी करें। अगर कोई दिक्कत है तो उसको भी बताएं। और कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस जो हैं इससे पिछली वीडियो में आपके उनके उत्तर गलत हुए, मैं उनको पिन कर दूंगा तो उनको समझा दूंगा एक बार फिर से। अगली वीडियो में इस चीज़ को मैं दूर करने का प्रयास कर दूंगा, तो उनको एक बार आप देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैं क्लियरिटी भी रख रहा हूँ और साथ ही साथ में आप अच्छे से पढ़िए, अपने भविष्य को बनाने का प्रयास करिए। बाकी मेरा एक सतत प्रयास रहेगा कि मैं अधिक से अधिक आपको जानकारी जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रेषित करूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।